मर्म चिकित्सा होता क्या है? हमारा शरीर अंगुलियों से नपा है, तो मैं 96 अंगुल का हूँ, और अगर मैं दोनों हाथ ऊपर ले जाऊं तो मैं 120 अंगुल का हूँ। अच्छा। वो जो छोटा व्यक्ति होता है, हम 96 है, वो 52 अंगुली होता है, इसलिए उसको 52 नाम। और मर्म और एक्यूप्रेशर में कोई डिफरेंस है क्या? कौन सा है जॉइंट पेन के लिए मर्म? तो हमारी एडी के पास एक गुल्फ मर्म है, ये वाला, और इसको मैंने पकड़ लिया है, अब हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। ये थोड़ी तकलीफ होती है स्टार्टिंग में। कोई मर्म है जिससे पीरियड क्रैम्प ठीक हो सके, दर्द कम हो? सबसे ज्यादा जो कोरोना के बाद फैला था वो था एंजाइटी और डिप्रेशन, उसका कोई इलाज है मर्म में? China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. तो उसके लिए कुछ खान पीन के चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम मर्म की तरफ जा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो जब मैं किसी शादी में जाता था तो सबसे पहले लड्डू वाला आता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे गांव से आए हुए थे और वो झुककर चलते थे, तो उनको सब ना मुर्गा बाबा बोलते थे कि मुर्गा बाबा। हमने उनके पैर के, तो वो बिल्कुल सीधे चल कर गए। आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स ना लो, लेकिन आप कह रहे हो कि दूध दही लो, तो किसकी बात माने? चलो गांव की ओर। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर बच्चे की माँ ने गलत पॉइंट दबा दिया? आज हम आए हैं काशीपुर के गांव में, जहां पे अगर आपको भी विलेज लाइफ का मज़ा लेना है, शहर की लाइफ से आप थक चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना, जिसमें हमने डिस्कस करा है गांव में लोग अपनी बीमारियां कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्म चिकित्सा की, दूसरे हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखाए हैं कि उसकी हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हर प्लांट की। हमें पता नहीं होता कि हमारे घर के आसपास मिलते हैं, लेकिन उसके यूजेस क्या हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज़ इसको एंड तक देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल था। और अगर कोई भी डिज़ीज़ का आप क्योर जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आपने होम्योपैथिक के बारे में सुना होगा, एलोपैथिक के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी एंशिएंट साइंस के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप बॉडी के कुछ पॉइंट्स को दबा के ही अपनी डिजीजेस को हील कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है मर्म चिकित्सा। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अरुण जी, वो पिछले 20 सालों से हज़ारों लोगों के बॉडी के पॉइंट्स दबा के उन्होंने डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड और इससे भी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज करा है। तो आज हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्वागत करते हैं भविष्यवाणी पे आचार्य अरुण जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मर्म चिकित्सा होता क्या है? हाँ, हमारे शरीर में 107 मर्म होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये मर्म ऊर्जा के केंद्र हैं। ऊर्जा के केंद्र होने के कारण मर्म इस शरीर और मस्तिष्क की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अच्छा। इन मर्मों के ऊपर अगर आघात हो जाए, चोट लग जाए, तो मृत्यु भी हो सकती है। मर्म मतलब पॉइंट्स? मर्म मतलब कहा गया है मर्म के बारे में, मारियंती इति मारमानी, उस स्थान विशेष पर आघात होने से मृत्यु भी संभव है। मर्म मतलब ऊर्जा का केंद्र, मर्म मतलब वो जगह, वो पॉइंट जहां हमारी प्राण ऊर्जा रहती है। अच्छा। और ऐसे प्राण ऊर्जा वाले पॉइंट्स 107 हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में? किसी भी ह्यूमन बॉडी में 107 मर्म होते हैं। और उनको अगर हम सही टाइम पे दबाएं या फिर उनको प्रेस करें तो हम बीमारियां जैसे कि डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, जो आजकल 90% ऑफ द जनता में पाई जाती है, स्पेशली दिल्ली में, बिल्कुल, उनको हील कर सकते हैं सिर्फ पॉइंट्स दबाने से, बिना दवाई के। यदि हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो विद्वान लोग बताते हैं कि मर्म जो है वो प्राण ऊर्जा का केंद्र है। यदि उस ऊर्जा का प्रवाह शरीर में सही प्रकार होगा तो रोग नहीं होंगे, और यदि वो ऊर्जा बाधित होगी तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि वो पॉइंट दबाकर वो जो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उस बाधा को,
उस ब्रेकिंग को रोकते हैं, अर्थात ऐसा सही प्रयास करते हैं कि ऊर्जा सही बह जाए, ऊर्जा अपने एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर नियमित चली जाए। अच्छा, ये चिकित्सा का हमारा बेस है। तो ये तो मुझे लगता है कि छुपाई हुई चिकित्सा है। इतना ये फेमस क्यों नहीं है आजकल के ज़माने में, जब डिजीज़ेज इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो ये क्यों छुपाई गई है? हाँ, देखिए, ये आपने देखा होगा त्रिकाल संध्या। जी। हमारे जो संस्कृति है उसमें 3 समय संध्या पूजन का विधान है। तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग कभी लोग यहाँ छूते हैं, कभी यहाँ छूते हैं, कभी यहाँ छूते हैं। तो ये जो अंगन्यास कर्णन्यास है, इसके अंदर उसको समाहित किया गया है। इस प्रकार बताया गया है कि वो सब कार्य हो रहा है, लेकिन उसको छुपाया गया है क्योंकि ये मारण विद्या है। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि यदि गलत उसका पर आघात हो जाए तो वो लाभ की बजाय नुकसान कर सकती है। मतलब साइड इफेक्ट है उस तरह का। तो इसलिए इसको छुपाया गया था। और एक जमाने में जब वेपन्स नहीं थे तो इसका प्रयोग मारण विद्या के रूप में भी हुआ है। अच्छा। जब हथियार नहीं थे तो लड़ते थे। जब एक व्यक्ति दूसरे से लड़ता होगा तो वो उस शरीर के 107 जगह पर चोट मारता था। अच्छा। जैसे अगर उसने यहाँ आर्णी और उर्वी पर चोट मार दी तो फिर ये हाथ नहीं उठेगा। अच्छा। इसके बारे में मुझे एक स्मरण आता है कि कलरी पैट करके हमारे यहाँ विद्या है। एक मूवी आई है जिसका नाम था हिंदुस्तानी, वो कमल हसन जी की थी। तो उसमें इसका थोड़ा जिक्र है, तो लेकिन मारण विद्या के रूप में है। तो मैं इस समय नमन करना चाहूँगा अपने गुरु डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी को, जिन्होंने करीब 40 वर्षों के गहन अध्ययन, पठन पाठन, रिसर्च के बाद इसको अपनी समाज को दिया चिकित्सा के रूप में। तो ये तो हम अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप यहाँ पे गलत पॉइंट दबा दिया तो हाथ नहीं उठेगा, ये तो फिर और ज़्यादा फैलना चाहिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस में काम आ सकता है। बिल्कुल, आपने ऐसा सवाल सही पूछा। देखिए, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए मर्म के जानकारों ने जो मर्म विशेष है उसके आसपास के बिंदु को सेलेक्ट किया है। अच्छा। केवल बेनिफिट होगा, उसका कोई हानि नहीं होगी। मतलब हम लोग उन मर्म से केवल लाभ ले पाएंगे, नुकसान नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत बार आपने देखा होगा कि आयुर्वेद को इसलिए भी थोड़ा सा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि क्विकली रेस्पॉन्स नहीं है, लेकिन यहाँ क्विकली रेस्पॉन्स है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विधा दुनिया की सबसे पुरानी विधा भी है। अच्छा जी, इस विद्या को सार्वभौमिक या सार्वकालिक आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वहीं ये अगर पॉइंट का सही जानकार है, जब मर्म को जानता है, तो कहीं भी और किसी भी समय आप इसका को दबाइए तो वहीं आपको लाभ मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि पॉइंट्स के सही जानकार से आपको लाभ मिल सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान सबसे ज़्यादा अपने हाथ यूज़ करता है। हमारे हाथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बता सकते हो कि हम ये सारे पॉइंट्स बताएं तो जैसे एक ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट हो गया, कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हो कि इन 5 पॉइंट को बताने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, ये जो हम लोगों का हाथ है, इसके बारे में एक, या पैर है, तलवा जो है, इसके बारे में एक कहा जाता है कि जब व्यक्ति बेहोशी होती है तो यहाँ उसको इस प्रकार से घर्षण करते हैं, हाथों में भी और पैरों में भी, और बेहोशी चली जाती है, वो व्यक्ति होश में आ जाता है। तो इसी तरह मतलब हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे सीधा सीधा सा एक कारण है। ये जो हमारी बड़ी उंगली है, इसको जब ढीला रखकर फोल्ड करते हैं, जैसे ये फोल्ड कर लिया है, तो ये बड़ी उंगली जहाँ लगती है ना, वहाँ वो जगह तल हृदय मर्म है। और तल हृदय जो मर्म है वो हृदय रोगों में बहुत लाभकारी है। अच्छा। कासप संहिता में कहा गया है कि मनुष्य के 5 हृदय हैं, एक मुख्य हृदय और 2 तल हृदय हाथ के और 2 तल हृदय पैर के। तो ये 5 तल हृदय का जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो वो इन्हीं तल हृदय की बात निश्चित रूप से करते हैं। और इसको दबाकर, चाहे वो हाई बीपी हो, लो बीपी हो, या एंजाइना पेन हो, और इस समय हम लोग पोस्ट कोरोना काल में जी रहे हैं, तो जो उस समय के साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हृदय रोग एक बड़ा
कारण हो सकता है। जी। हृदय रोग एक बहुत बड़ा आजकल संख्या में लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में जो तल हृदय है, जहां हमारी अंगुली बड़ी लगी, वहां आप सुबह 5 बार, दोपहर को 5 बार और शाम को TDS, अच्छा। सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम अगर दबाएंगे। ओके। और इसका दबाने का जो सिस्टम है वो हमारा एक कार्डिक सर्किल, जी। मतलब 1 मिनट में अगर हमारा हृदय 72 बार धड़कता है तो जो एक धड़कन है वो 0.8 सेकंड की होती है। ये 0.8 सेकंड को सामान्य मनुष्य किस प्रकार जानता है? जब कोई अपने किसी परिचित के घर जाता है तो वो कॉल बेल बजाता है, घंटी बजाता है, तो वो घंटी दबाकर छोड़ता है, तो वो 0.8 सेकंड का होता है। आप यहाँ दबाएं और छोड़ दीजिए ये, क्योंकि वो कार्डिक सर्किल का जो सिस्टम है इसको अपने जैसा महसूस होगा, इसके लिए वो प्रेशर कोई नया नहीं होगा। तो 0.8 सेकंड से स्टिमुलेट करेंगे लगभग 10 बार, तो ये तल हृदय को प्रभावित करेगा और तल हृदय से जो हमें चीज़ें बेनिफिट्स के रूप में मिल सकती है हम उसको गेन करेंगे। तो आजकल मैं देखती हूँ 20-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और 20 से 30 साल के हार्ट अटैक इतने कॉमन हो गए हैं। जैसे तो पहले बुखार होता था, पहले बुखार होता था, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये पॉइंट्स दबाने से हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं? हाँ, हम रोक सकते हैं। हम लोगों ने पहाड़, जब शुरुआत हमारी हम लोग इसको सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने एक पहाड़ के अपने जो क्षेत्र को लिया था और उस क्षेत्र में हम लोगों ने जो महसूस किया वो समस्या थी कि जब तक वो हॉस्पिटल आते थे तब तक तकलीफ ज़्यादा हो जाती थी। किसी को एंजाइना पेन है या दूसरी तकलीफ है, जब तक वो पहाड़ से, मान लीजिए कोई रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग या उससे आगे का सतपुली साइड या उधर का कोई व्यक्ति जब आएगा देहरादून या ऋषिकेश एम्स में, क्योंकि वहाँ तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है नहीं, तो तब तक उसको तकलीफ होती थी या कोई परेशानी हो सकती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि उसकी मतलब मृत्यु भी हुई है। तो ये फर्स्ट एड का काम करता है? हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत सही पकड़ ली बात कि ये फर्स्ट एड का काम करता है कि अगर उसके परिवार के सदस्य को या उसको या किसी को इसकी जानकारी हो जाए कि हमारे हाथ में ना एक तल हृदय मर्म है और हम उसको दबाते दबाते रास्ते में 2-4 बार दबा दें, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी को हृदय रोग की समस्या है, तो उसमें ये फर्स्ट एड का बहुत अच्छा काम करता है। और ये हम लोगों ने वहाँ लोगों को बताया, समझाया, और उसके बाद हम लोगों ने महसूस किया कि इस तरह की समस्याएं वहाँ थोड़ी कम हुई है। तो इसको हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए और फर्स्ट एड के रूप में हम इसको कर सकते हैं। और आपने जो बात दोहराई 20 साल या 30 साल के जो हमारे आजकल के युवा वर्ग है, जो इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, वो उनको हम ये सिखाएं, क्योंकि जब हार्ट अटैक आएगा इसको दबाएंगे तो वो चिकित्सा के रूप में है। और हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक नित्य प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें हम लोग सुबह उठने के बाद इसको 5 बार दबाते हैं। अच्छा, प्रत्येक दिन, केवल सुबह। बजे कोई टाइम भी फिक्स होता है? जब सुबह आप आराम से स्नान इत्यादि के बाद जब भगवान का पूजन हो तो उस समय रख सकते हैं, तो उस समय इसको दबा लेते हैं, तो फिर ये जीवन में हमारी ये रोग नहीं आते। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा योग जो है, वो योग के बारे में कहा जाता था कि योग जो है वो जीवन जीने की कला है। हम भुजंग आसन करते थे कि अब जीवन में कभी पीठ दर्द होगा नहीं। आज जब पीठ दर्द होता है तो भुजंग आसन करते हैं। तो ठीक यही मर्म का है कि अगर हम मर्म को ना नित्य अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, हम लोग करते भी हैं, हमने उसकी आचार संहिता एक बनाई है कि नित्य प्रतिदिन हम लोग पूरा मर्म जितने भी हमारे हैं उनको स्टिमुलेट कर लेते हैं और वो फिर उनका प्रभाव हम लोग, उनका जो लाभ है उसको प्राप्त करते हैं। तो हृदय रोगी, हृदय के रोग सारे, हार्ट के सारे रोग, जैसे कि हाइपरटेंशन भी इसमें इंक्लूड होता है, हाई बीपी, लो बीपी, दोनों उसमें ये काम करेगा, हाई बीपी में भी और लो बीपी में भी। आप इसको दबा के जी, बस हम लोगों को ये ध्यान रखना है। देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर ले जाना चाहूँगा। हमारा शरीर अंगुलियों से नपा है। एक व्यक्ति हमारे समाज में, एक अगर हमारी जो पुरुष हैं या हमारी स्त्रियां हैं, इनके अलावा भी एक व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं बोना। जी। बोना शब्द जो है, मैं अपने शरीर की जब माप करता हूँ तो मैं यहाँ से जब माप करूँगा तो मैं 96 अंगुल का हूँ अपना, और अगर मैं दोनों हाथ ऊपर ले जाऊं तो मैं 120 अंगुल का हूं। अच्छा, ये नियम है।
सभी लोग इतने सब लोगों का, सबका। अगर मैं नाप करूंगी तो मैं 120। लेकिन आपकी अपनी उंगली, हाँ मेरी उंगली मोटी हो सकती है या मेरी उंगली बड़ी हो सकती है, मेरी बच्चों की उंगली थोड़ी पतली हो सकती है। तो हर व्यक्ति के साथ ये है। जैसे ये मेरी हथेली है, ये तो उंगलियां, इनको तो छोड़ दीजिए। तो मेरी हथेली 6 अंगुल की है, 4 ये है और 2 आगे बचा है, 4 ये है और 2 आगे बची है। मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, सबका ऐसा है, आपका भी ऐसा ही है। यहाँ से यहाँ की एक माप होती है, हमारे पैर के तलवे की माप होती है, सब अंगुली नपा हुआ है। तो वो जो बोने के बारे में चर्चा हुई है, जो सर्कस के विषय से जिसको प्रचलन में आया है, वो जो छोटा व्यक्ति होता है, वो हम 96 है, वो 52 अंगुली होता है। ओके। इसलिए उसको बावना मतलब बोना। 52 से 52 मतलब 52। वो अपनी 52 अंगुल होता है, इसलिए उसको बावना कहा गया है। मतलब ये हमारे प्रचलन में था, इसलिए उसको बावना कहा गया है। और दूसरा, हम लोगों के जो गांव हैं, आज भी वहाँ ये संस्कृति जिंदा है। हमारे गांव के जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है, जब आप उसको देखेंगे तो पूरे गांव भर के बच्चों को लाइन में खड़ा कर लिया जाता है और सबको कहा जाता है, बच्चों राइट हैंड उठाइए और लेफ्ट हैंड का कान पकड़ लीजिए। अच्छा। तो जो बच्चा कान पकड़ लेता है उसका एडमिशन हो जाता है, जो कान नहीं पकड़ता उसको कहते हैं जाओ बेटा नेक्स्ट ईयर आना। 5 साल का बच्चा ही कान पकड़ सकता है। बहुत बार बस में झगड़ा होता है, नहीं मेरी बेटी 4 साल की है, नहीं वो मेट्रो में भी होता है। तो आधी टिकट लेने के ऊपर तो हम लोग वहाँ इसको अप्लाई करते हैं, बेटा हाथ उठाओ, कंडक्टर साहब को पता, देखो भाई बता तो हम देंगे, ये कितने साल का है ये हम बता देंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, इसका टिकट नहीं लगेगा, आज के बाद आप ले लीजिएगा, आपको नियम सिखा रहे हैं। तो उनको हम लोग बता देते हैं कि आप ये, क्योंकि ये निश्चित रूप से 5 साल का बच्चा, आप अपने घर जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो आप 5 साल के से छोटे बच्चे से पकड़वा कर देखिए। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा। और इसी तरह, क्योंकि ये सब अंगुलियों से नपा है, मैंने बावने का जिक्र किया, मैंने इसका जिक्र किया, तो ये हमारी संस्कृति का, हमारे का मतलब मनुष्यता का एक अंग है, मर्म जी। तो वो जो आपने सवाल बहुत सुंदर पूछा था कि आजकल हमारे बच्चों को जो हार्ट डिजीज आ रही है, तो ये हथेली जो है, जब हम इसको 3 अंगुल नाप लेंगे तो 3 अंगुल नापने के बाद पेंसिल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर जो बड़ी अंगुली है ये 2 इधर कीजिए, 2 इधर, इनके बीच से एक लाइन फिर ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा। पहले 3 अंगुल, ओके, 3 अंगुल पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर दोनों अंगुली इधर, 2 इधर, उनके बीच से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो जहां एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है वही वो जगह है जिसको मैंने बड़ी उंगली से नाप, मतलब इन दोनों के बीच में। जी, और जी, मुझे अपना हाथ देंगे तो मैं आपको यहाँ से ये कर दीजिए, नहीं तो ये अच्छा, और इसको इस प्रकार से ये दबाकर आप, बहुत हार्ड दबाना है, बहुत हार्ड नहीं, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहा होगा हमारा, तो आप उसको अपने तरीके से दबा सकते हैं। अच्छा। और ये निश्चित रूप से सुबह शाम जब हम लोग करते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो सुबह एक बार हम लोग 5 बार कर लेंगे। ओके। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं, तो वो कंप्लीट एक पैकेज आजकल जो कहा जा सकता है कि रोगों से बचने का वो एक तरीका हो सकता है। कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारा, हमारे गुरुजन, हमारे विद्यार्थी जो भी रहे थे, इसका बहुत सारा हम लोगों ने प्रचार किया और लाभ भी लिया। कोरोना से मुझे याद आया कि सबसे ज्यादा जो कोरोना के बाद फैला था वो था एंजाइटी जी और डिप्रेशन जी। लोग एंजाइटी में इतना ज़्यादा चले गए थे कि निकलना बाहर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को बुरी हालत में देखा था, रोड्स पे ऑक्सीजन की कमी थी, तो एंजाइटी इशू एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कोरोना के बाद। उसका कोई इलाज है मर्म में? एंजाइटी को जब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसके बारे में पता चलता है कि ये भी एक तरह का लो बीपी या हाई बीपी ही है। अच्छा। हम लोग अभी जो तल हृदय के बारे में चर्चा किए, तल हृदय से एंजाइटी का बहुत गहरा संबंध है और ये आज एक कॉमन समस्या भी हो गई है। ओके। हमारा रहन सहन इस तरह का हो गया है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। पहले हम लोगों के यहाँ गांव में सब लोग शाम को बड़े बैठते थे, हम छोटे उनके पाए तो बैठते थे और वहाँ से हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता था। अब हम लोगों ने वो छोड़ दिया है, तो वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं मर्म उनका एक हिस्सा है। और जैसे एंजाइटी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो तल हृदय उसमें लाभकारी है। हम लोगों का पिछले दिनों जब श्वास संबंधित बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, क्योंकि कोरोना काल में हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा समस्याएं रही हैं। जी, जी, जी। तो जब हमारा हाथ मुड़ता है ना, जहाँ कोहनी से मुड़ता है हाथ, तो वहाँ 4 अंगुल
पर आनी, यहाँ से ऐसे लेना जी, जो एल्बो, ये एल्बो, ये ओके इस प्रकार मुड़ी हुई कोहनी के ऊपर वाले हिस्से पर, कंधे से कोहनी तक का जो हिस्सा है, जब यहाँ से नापेंगे 4 अंगुल, आपका हाथ तो आपकी उंगलियां, तो ये 4 अंगुल जब नापेंगे, 4 अंगुल पर आनी और 8 अंगुल पर उर्वी। ओके ठीक, आनी उर्वी हमारे लंग्स की समस्याओं के लिए है। हम लोग जो हमारे हॉस्पिटल्स में लोग थे या जो परिचित गांव में भी थे, जिनको ऑक्सीजन गांव में घरों में दी जा रही थी, उन सबको आनी उर्वी हम लोगों ने बताया। और जहां तक हम लोग जा सकते थे वहां आनी उर्वी जाकर हमने दबाया। अच्छा। तो कोरोना काल में भी मर्म ने एक बहुत बड़ा अपना रोल किया है। और एंजाइटी में जैसा तल हृदय है, ऐसा ही लंग्स में आनी उर्वी है। और हेडेक, डिप्रेशन, टेंशन से भी एंजाइटी को लोग मानते हैं, कुछ लोग उस प्रकार भी समझते हैं। तो मैं इसका बताना चाहूँगा कि हमारा जो आईब्रो है ना, आईब्रो, यहाँ इंडेक्स फिंगर रखेंगे तो ये एंड पार्ट ऑफ आईब्रो, यहाँ एक गड्ढा है, यहाँ उंगली आकर रुक जाती है, टेम्पल्स कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वही ये हमारा एक मर्म ये है, इसको बोलते हैं अपांग। अच्छा। अपांग इंडेक्स फिंगर से दबाना है। ओके। यहाँ ये भी चर्चा कर लेनी बहुत जरूरी है कि ताला और चाबी सिस्टम है। ओके। जैसे हर ताले की एक चाबी अलग होती है, इसी प्रकार हर मर्म को अलग अलग तरीके से दबाया जा सकता है। जैसे अपांग को इंडेक्स फिंगर से दबाते हैं, ठीक है। कान के पीछे विदुर है, उसकी चर्चा करेंगे, उसको अंगूठे से दबाते हैं। ओके। फिर नाक के साथ फना है, उसको छोटी उंगली से दबाते हैं। ओके। तो ये जो मर्म है, इनका साइज छोटा या बड़ा है, तो उसको फिर हम लोगों ने उसी प्रकार से दबाने का। जैसे यहाँ पे छोटा पॉइंट है तो हम छोटी उंगली से दबा रहे हैं। देखिए इस समय हमारे जो मेट्रो सिटी हैं, जैसे दिल्ली को आप ले लीजिए, वहाँ पोल्यूशन की बहुत समस्या है। सबको लंग्स की समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में साइनोसाइटिस एक बीमारी है, जब हमारी नाक के अंदर का जो सिस्टम है वो तकलीफ में रहता है और हम लोगों को खुलकर श्वास नहीं आ पाती। साइनस भी कहते हैं। तो साइनस वाली जो समस्या है उसके लिए ये फना मर्म है। अच्छा। नाक जो हमारा होता है, जहां नाक हमारे होठ से मिलता है, यहाँ उसको दोनों यहाँ छोटी उंगली रख लेते हैं। ठीक है। और छोटी उंगली रखने के बाद हम लोग दबाते हैं और बाहर लाते हैं, तो अंदर लाते हैं, तो यहाँ हमें एक बर्तन के किनारे की तरह की हड्डी दिखती है। उस हड्डी के अंदर एक गड्ढा है, उस गड्ढे को दबाना है। 1 2 3 4 5। आप महसूस करेंगे इतना दबाते हैं कि ऐसा लगता है कि नाक खुल गया है। सबसे अच्छा दर्दों में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस या घुटना दर्द। आज भारत में लाखों करोड़ों पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको घुटने की समस्या है जी। और उनके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि 5 लाख से अधिक खर्च शायद एक घुटने के रिप्लेसमेंट पर आता है। नी रिप्लेसमेंट की समस्या जो है, हर व्यक्ति उसको नहीं झेल पाता। तो ऐसे में जानू मर्म है, कुरपर मर्म है, पैर में होते हैं, वो इतना लाभ देते हैं कि शायद इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। और ये हम लोगों ने बड़े बड़े शिविर भी लगाए हैं। जो डॉक्टर जोशी हैं, उनके साथ हम लोगों ने बड़े बड़े गुरुदेव जो हमारे हैं, उनके साथ हमने बड़े शिविर भी लगाए हैं, बहुत सारी जगह लगाए हैं, अपने गांव में भी लगाए। यहीं की मैं एक बात आपको बताता हूँ अपने गांव की। यहाँ एक बार एक व्यक्ति दूसरे गांव से आए हुए थे और वो झुककर चलते थे। अच्छा। तो बिल्कुल झुककर चलते थे, तो उनको सब ना मुर्गा बाबा बोलते थे कि मुर्गा बाबा, मुर्गा बाबा। तो अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो हमने उनको कहा कि मुर्गा बाबा, हम आपको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें इतनी डांट लगाई कि जितनी आपकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा ये मुझे बीमारी है, जब आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहली बीमारी है। तो हमने कहा एक बार हम आपके पैर में दबाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, देखो। तो उन्होंने हमारी बात मान ली और वो लेट गए। लेटने के बाद हमने उनके पैर के गुल्फ, कुरपर और जानू, घुटने वाला, ये 3 मर्म दबाए दोनों पैर के, और उन्होंने कहा उठकर आप एक बार खड़े हो जाइए। तो हमने आज तक ठीक होता देखा था, गुरुदेव दबाते थे ठीक हो जाता था, आज तक हमने किसी को इस प्रकार नहीं किया था। तो ये बात हमें भी अजीब लग रही थी। तो हमने डॉक्टर साहब को कहा, सर गुरुदेव ऐसा ऐसा जो आपने बताया, पढ़ाया, सिखाया था, उससे ये लाभ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हमेशा बोलता था कि
कोई भी मर्म सीख ले, वो सही से दबाता है तो उसको फायदा होता है। तो आज ये बात हम अपने बच्चों को बताते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप सीखिए तो आपको लाभ होगा। कुछ दिन उनको हम लोगों ने यहीं रखा और उनके वो जो मर्म लगातार दबाने से वो व्यक्ति जब यहाँ से गए, उनकी एक बेटी है, जब उसके घर गए वो, तो वो बिल्कुल सीधे चल कर गए। कितना टाइम लगा ये ठीक होने में उन्हें? देखिए, ऐसा माना जाता है कि एक बार जब हम दबाते हैं, जैसे हम एक बार दवाई लेते हैं तो उसका असर 8 घंटे या 6 घंटे शरीर में रहता है। एक बार के प्राण ऊर्जा को एक बार स्टिमुलेशन से लगभग 6 घंटे उसका प्रभाव रहता है। अच्छा। फिर फिर अगले 6 घंटे बाद हमें ये दबाना है, फिर अगले 6 घंटे बाद दबाना है। तो ऐसे ही हम लोग दिन में 3 बार दबाते हैं, और जब 2, 4, 5 दिन हम उनको दबाएंगे या एक पूरा दिन दबाएंगे तो वो व्यक्ति भी हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिखा देते हैं। अच्छा, बहुत आसान है, वो सीख जाएगा। जब वो सीख जाएगा तो फिर वो अपने आप दबाएंगे। तो हमें बता सकते हो आप हाँ कौन से हाँ, पॉइंट्स हैं वो? निश्चित रूप से। देखिए, जैसे क्या है, ये जो हाथ है ना हमारा पूरा, इस हाथ का जो स्पाज्म होता है, ये वाले पॉइंट्स आप कौन से बताने जा रहे हो कि अगर वो कोई झुक के चलता है तो वो सीधा चलना शुरू हो जाएगा, ये पॉइंट्स दबाने के बाद? हाँ नहीं, हाँ पहले मैं आपको यहाँ से हथेली से शुरू करता हूँ। हमारे घर में इस समय अगर जो बुजुर्ग हैं उनकी एक समस्या होती है प्रोस्टेट की, उसमें व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है, और जब ऐसा होता है तो संकोचवश कहिए तो वो अपने बच्चों से, अपने पोता पोतियों से या अपने नातियों से ये समस्या शेयर नहीं करता। लेकिन वो बुजुर्ग, वो दादी, वो नानी, वो नाना बहुत समस्या में होते हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि हम उनसे, जो हमारे ओल्ड एज के हैं, जैसे मेरी दादी है, हम उनसे बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें। ये पूछ लें कि आप बार बार पेशाब तो नहीं जाते। ये दोनों केस में, जो छोटा बच्चा बहुत बार बिस्तर पर पेशाब करता है, उस केस में बहुत बढ़िया काम करता अच्छा। है। हम, जैसे मैंने बताया था कि 5 अंगुलियां हैं। ये तो आपने लंग्स के लिए बताया था। हाँ, लेकिन अब आपको नीचे आना है। अच्छा। अब 5 अंगुल आप कोहनी में यहाँ सटाकर छोटी अंगुली लगाइए, और बड़ी अंगुली के बाद जी 4 अंगुल पर बिल्कुल बीच में एक मर्म होता है जिसको कहते हैं इंद्रबस्ती। अच्छा। ये इंद्रबस्ती हमारे शरीर में जल को नियंत्रित करता है। वो एक बीमारी और बहुमूत्रता होती है, बार बार पेशाब करना, तो उसमें भी ये दोनों हाथों में होता है। हाँ, किसी भी हाथ में कर सकते हैं, राइट हाँ, या लेफ्ट? जी। इसमें एक बहुत सही बात जो है, महिलाओं को वाम अंग माना गया, अर्थात बायां। अच्छा, मतलब जब हम, इसका मतलब ये है कि जब हम ये चिकित्सा अपनी माँ, बहन या बेटियों को दें, अर्थात फीमेल कैंडिडेट को दें, तो उनको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें। अच्छा। और जब पुरुषों में दें तो उनको राइट हैंड से स्टार्ट करें। अच्छा। मान लो मैं अपने भाई को या अपने पिताजी को या दादाजी को ये चिकित्सा दे रहा हूँ, तो राइट हैंड पहले दबाएंगे, और अगर दादी को चिकित्सा दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का पहले दबाएंगे। ओके। इतना सा अंतर है। और अगर हम उनका इंद्रबस्ती दबाएंगे तो मुझे निश्चित रूप से मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ दिनों में प्रोस्टेट की समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं डायबिटीज की। एक बार हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले लंग्स के लिए बताया, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, हाँ, उसकी वजह से हमने ये 4 अंगुल पर 4 अंगुल पर आनी और उसके वहां से 4 अंगुल पर, या ये कहें कि यहाँ से 4 अंगुल पर आनी और 8 अंगुल पर उर्वी। इसके से हमारे लंग्स ठीक होंगे। ये हमारे लंग्स, देखिए लंग्स केवल लंग्स ही नहीं है, ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए जी। और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, हांपनी है, बहुत सारे देखिए आजकल रोग जो है वो बहुत छोटा श्वास लेने की वजह से भी। और हम तो योग के लोग हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि मर्म के साथ अगर प्राणायाम आ जाए तो वो बहुत काम करता है। प्राणायाम की साधना के साथ जब मर्म चिकित्सा दी जाती है, या मर्म चिकित्सा के साथ जब प्राणायाम भी बता दिया जाता है, तो उसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला हमने बताया तल हृदय। तल हृदय, और तल हृदय है हमारी हाई बीपी लो बीपी के लिए, वो दोनों हाथ में होता है। और फिर हमने बताया ये रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए वो आनी और उर्वी। ये हमने बताया साइनस के लिए, फना हमने बताया साइनस के लिए।
और ये बताया फिर 4 अंगुल नीचे कोहनी से सटाकर नीचे प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेट के लिए। और आपने एक ये बताया था, हाँ, ये किस लिए था? माइग्रेन के लिए। ये माइग्रेन के लिए भी है। आजकल हम लोग ना अपना एक दुश्मन जेब में लेके घूमते हैं। क्या चीज? फोन। मोबाइल फोन। जी। मोबाइल फोन हम दिन रात में 100 बार से ज्यादा देखते होंगे, संख्या सैकड़ों से ऊपर चली जाती होगी। जब भी हम उसको ऑन करते हैं, फोन आएगा तब भी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी तब भी देखेंगे। तो वहाँ लाइट है, वो लाइट हमारी पुतलियों को सिकोड़ देती है, अंधेरा हमारी पुतलियों को फैलाता है। तो या तो उसका तरीका है कि हम जितनी बार फोन देखें उसके बाद आसमान देखें, या दूर की वस्तु देखें ताकि पुतली फैले भी। अच्छा, ये ऐसा योग कहता है। और मर्म क्या कहता है कि आप सुबह शाम अपना जो वो है अपांग मर्म जो है, अपांग को दबा लीजिए। अपांग के बाद फिर आप एक स्थपनी मर्म है, आपको स्थपनी जो है वो हमारी मेमोरी से है। उसका संबंध है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। जब आप पढ़ते थे या हम लोग पढ़ते थे या बच्चे आज भी पढ़ते हैं जी, और उनको एग्जाम हॉल में जब कोई चीज़ याद नहीं रहती और उससे ये प्रोसेस उनको कभी किसी ने नहीं सिखाया, कोई टीचर या माँ बाप उनको कभी इस प्रोसेस को नहीं बताते जो वो प्रोसेस अब करने वाले हैं। वो या तो पेंसिल से यहाँ कुछ करते हैं ऐसे, तो उनसे पूछो कि ये क्यों कर रहे हैं, तो ताकि याद आ जाए। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया जी। कोई स्कूल दुनिया में ऐसा नहीं है, किसी स्कूल में इसकी कभी चर्चा नहीं होती। इसको हम लोग मतलब मानव सुलभता भी बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग कभी एक पैर समस्या में होता है तो पैर के ऊपर पैर रख कर बैठते हैं, कभी हम लोग इस प्रकार बैठ जाते हैं, कभी हम लोग ऐसे बैठे होते हैं। तो ये बॉडी की नीड है, ये शरीर हमसे चाहता है, ये शरीर चाह रहा था कि हम ऐसे करें। तो ऐसे करने से मेमोरी हमारी इंक्रीज होती है। हाँ, तो इसलिए यहाँ सीधा सीधा जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है ना, यहाँ स्थपनी मर्म है। तो हम अगर सुबह स्थपनी दबाएंगे रोज तो हमारी मेमोरी वो अच्छी हो जाएगी, हमारी याद करने की ताकत बढ़ जाएगी। जो बच्चे हमारे भूलते हैं एग्जाम में, अगर वो रोज सुबह इसको दबाएंगे यहाँ तो वो भूलना बंद हो जाएगा। स्पेशली आजकल के जनरेशन में, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे हम फोन भी कभी कर रहे हैं किसी को, हमें नंबर याद होते थे सबके। हाँ, बहुत सारे। अब हमें अपने अलावा किसी का नंबर याद नहीं रहता क्योंकि वो फोन में सेव होता है। हाँ, आदत छूट गई है। तो हमारी मेमोरी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे हमारी पहले थी, अब वैसी आजकल के बच्चों में नहीं रह रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, हमें कुछ याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। पर जब आजकल भी अगर एग्जाम्स होते हैं तो आपको याद करके ही जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। वो जी। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या जिन लोगों को ऐसी जॉब्स हैं जिसमें मेमोरी काफी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये टेक्निक काफी यूजफुल है यहाँ पे दबाने से। मतलब जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, बस आप वहाँ रखिए और उसको दबाना है, ऊपर नहीं ले जाना है। अच्छा, केवल वही जगह। और कितनी बार दबाना है दिन में? लगभग 5 से 10 बार। अच्छा। और सुबह और शाम। ओके। और उसी प्रकार फिर ये आईब्रो का एंड पार्ट है यहाँ, इससे भी मेमोरी इंक्रीज होती है। हाँ, ये देखिए, मैंने जिक्र किया था फोन का, तो ये हमारी आंखों के लिए है, आंखों के लिए है ना। और ये सहायक मर्म भी कहा जाता है। इसको हम स्थपनी बोलते हैं और ये हमारा अपांग है। अपांग और स्थपनी वो कंप्लीट एक चिकित्सा हो सकती है। चाहे उसको माइग्रेन कह लीजिए, चाहे उसको आप याददाश्त स्ट्रॉन्ग करना कह लीजिए, या उसको आंखों की चिकित्सा भी कह लीजिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे दबा रही थी ना, मेरे को रिलैक्सेशन फील हो रहा था। तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये माइग्रेन या सर दर्द में भी यूजफुल रहता है। माइग्रेन के लिए और कोई भी पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं सर दर्द ठीक करने के लिए? जी देखिए, हमारे यहाँ जब हम लोग त्रिकाल संध्या या हवन इत्यादि करते हैं तो शिखा बंधन है। हमारी जो शिखा है उसको बांधने का एक विधान था, हम उसको बांध लेते थे तुरंत। तो ये जो जहाँ हमारी शिखा होती है, यहाँ अधिपति मर्म है। अधिपति मतलब मर्म का राजा, या शरीर की जो मर्म है उनमें जो सबसे विशेष है वो अधिपति है। तो हम अंगूठा उंगली मिलाकर उस स्थान को जहाँ तिलक या ये शिखा होती है, शिखा का जो मूल स्थान है उसको एक बार दबा लें। ये तो इससे हम लोगों का जो तनाव है या डिप्रेशन है या याददाश्त है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद हम लोग फिर इन मर्मों का अभ्यास करें तो ये एक पूरा कार्य हो जाता है इस हमारे पूरे सिस्टम्स के लिए।
और जी। तनाव को दूर करने के लिए और मस्तिष्क की शांति के लिए और याददाश्त के लिए। तो ये 3 4 5 मर्म हैं जो हम लोगों को फायदा करती हैं। तो मैं जब क्या होता है रात को जब हम सो रहे होते हैं बहुत जी। बार ऐसा होता है हमारा नाक बंद हो जाता है जिसकी वजह से हमें नींद हाँ, नहीं हाँ, आती। नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह से जी। बहुत सारे लोग आजकल जूझ रहे हैं कि इंजोम्निया चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इंजोम्निया की वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं, सो रात नहीं को पाते 2 3 बजे तक जागे रहते हैं, हाँ, फिर भी हाँ, नींद नहीं आती। जी। इंजोम्निया ठीक करने के लिए कोई आपके पास ऐसा मर्म है जो हम दबाएं और हमें नींद अच्छी आए, रिलैक्सेशन हो? हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल आपका, अच्छा सवाल है। इसमें हम लोग एक पूरा पैकेज की चर्चा करते हैं। उसमें यहाँ से ऊपर के मर्म है। मैं एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा आपके सवाल से पहले। 107 मर्म को हम लोग 11 इस हाथ में होते हैं, 11 इस हाथ में होते हैं। अच्छा, 11 इस पैर में होते हैं, 11 इस पैर में होते हैं। ठीक है। 12 हमारे पेट और छाती में होते हैं, 14 हमारी पीठ में होते हैं और 37 हमारे इस गर्दन से ऊपर होते हैं। ओके। इस प्रकार ये हमारे 107 मर्म कंप्लीट होते हैं। अब जब हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, ऐसे कई कारण हैं। गांव में जब नींद नहीं आती थी तो कहा जाता था कि आंख ऐसे करके सो जाओ, तो उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। तो यहाँ हम अधिपति से शुरू करें। अधिपति हो गया, उसके बाद अपांग हो गया, फिर हम स्थपनी हो गया, फना हो गया, और कान की जो लटकन है ना, इस लटकन के पीछे गड्ढा है। आप ढूंढो अंगूठे से, ये अंगूठे के साइज का मिल गया मेरे को। है ना, एक गड्ढा है ना, इस गड्ढे को दबाना है। और जब आप दबाकर छोड़ेंगे ना, दबाएंगे, ये दबी हुई अवस्था है, तो यहाँ सुनना कम हो जाएगा। हाँ। सुनना कम हो जाएगा। ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कान की समस्याएं बचपन से, अगर कोई बाई बर्थ बहरा है, उसको वो सुन नहीं पाता, तो उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता। अन्यथा ये जो लटकन है, इसके पीछे जो विधुर मर्म है ना, विधुर को दबाएं तो वो ये पूरा, एक तो ये पूरा जो हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इससे यहाँ जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है। अच्छा। एक बच्ची मैंने देखी थी बहुत पहले, वो बहुत बोलती थी। हाँ। जिस हॉस्पिटल में वो थी, जहाँ गुरुदेव बैठते थे, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे कि ये बच्ची रोज आती है, पॉइंट दबा कर चली जाती है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसको बीमारी क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं बोलती थी। अच्छा। मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता, आज ये सबसे ज्यादा बोलती है, बोलती ही रहती है। पंजाब की थी तो वो पंजाब की लैंग्वेज में डांटती थी, ओए तुसी हटो। वो तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था। तो तब मैंने पढ़ा इसको, तो मैंने जाना कि उसकी जीभ में स्पाज्म था। अच्छा। कड़ापन था, और उससे वो बोल नहीं पाती थी, और वो इतना ज्यादा था कि शब्द नहीं थे, जीभ बैठी रहती थी। और उसके लिए सिर्फ 2 मर्म दबाए जाते थे। अच्छा। एक नाक, संगराटक इनको बोला जाता है, एक नाक और होठ जहां मिलता है ये, और एक ठुड्डी के बीच में जहां ये गड्ढा होता है, ओके। ये बस। इससे क्या होता है? ये हमारी जीभ के स्पाज्म को खत्म कर देता है, ये हकलाहटपन को खत्म कर देता है, ये दोनों तुतलाहट को खत्म कर देता है। हाँ, देखिए बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इफेक्ट मैंने जीवन में स्वयं देखा है। और देखिए, ये परमात्मा की विद्या है, तो इसमें मनुष्य की गवाही बहुत जरूरी होती है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जब क्लास होती है तो किसी बच्चे को पूछ लेते हैं कि तुम्हें सर्वाइकल है, या किसी को दर्द तो नहीं है, तो दर्द की अवस्था में क्विकली इफेक्ट हमें मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ऐसे में सारे लोगों को विश्वास भी होता है। तो ये पूरे इस, जब नींद ना आए, जब तकलीफ हो, या दर्द हो, या माइग्रेन हो, या साइनोसाइटिस जैसी कुछ हो, तो कंप्लीट मैंने बताया है, इन सब को कर लीजिए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर हम इनको 10-15 दिन करेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन से चली जाएंगी। जो बच्चे तुतलाते हैं बचपन में, जी, जी। उनका ये और ये पॉइंट दबाने से, 2 पॉइंट्स दबाने से वो तुतलाना बंद कर देंगे। तुतलाना, उसका कारण क्या है कि वो जीभ का स्पाज्म जो है जी, और वो जो कड़ापन है उनके सिस्टम्स का, जहाँ शब्द बन रहे हैं, जहाँ से आवाज निकल रही है, तो वो चीजें समय के साथ धीरे धीरे निकल जाएंगी और वो तुतलाना बंद कर देंगे। अच्छा जी। और आजकल मैं सुन रही हूँ कि हमारा जो इंडिया है, दिल्ली है स्पेशली, डायबिटीज कैपिटल बन गया है। हाँ, हाँ।
इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ है जितनी शायद पूरे देश भर में, पूरे जहान भर में नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो हम आपने ठीक कहा, हम दुनिया में आज कहा जाता है कि भारत जो है ना वो कैपिटल है डायबिटीज़ की। भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, और भारत में दिल्ली के लोगों को, और छोटे बच्चों को जो पैदा हुए हैं उनको ही डायबिटीज़ हो रही है। हाँ, 2 तरह की डायबिटीज़ ऐसा जिक्र आता है, जो हमारे सोमेटिक सेल को इफ़ेक्ट करती है, अर्थात हमारे जो हमारे पेरेंट्स से हम लोगों को आती है, एक उस प्रकार की है। दूसरी हमारे जो रहन सहन की वजह से है, हम लोग अच्छा खाएंगे मीठा। देखिए भारत में मीठे का खाने में रोज़ प्रचलन है। विदेशों में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग विदेश यात्रा पर थे तो वहाँ हम लोग मीठे के बिना 15 दिन तरस गए, परेशान हो, क्योंकि उन लोगों के जीवन में मीठा है नहीं। और अगर मीठा है तो टॉफ़ी या चॉकलेट इत्यादि है। उन्होंने अपने फल भी मीठा रहित कर लिए। उन्होंने वो जो बीज हैं उनको इस तरह से उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है कि वो मीठा, उनका आम मीठा नहीं है, उनकी लीची मीठी नहीं है। हमारे यहाँ आम को बहुत मीठा आम होता है। तो ऐसी जो स्थिति है डायबिटीज़ की, उसका कारण सबसे बड़ा तो हम लोग मानते हैं कि अकर्मण्यता है, अर्थात हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। डायबिटीज़ के 2 मर्म हैं, एक यहाँ कूर पर मर्म है दोनों। एक जैसे हमारी कोहनी होती है ना, ये एक कोहनी के पास है, दूसरा कोहनी से विपरीत है, और दोनों में 4 अंगुल का लगभग गैप है। ओके, ठीक। तो ये जो कोहनी है एल्बो, उसके ठीक ऊपर ये एक मर्म है यहाँ, ठीक है। अपना हाथ दीजिए, मैं ये है जो मैंने दबाया इधर, ओके, ठीक। और दूसरी तरफ ये है, लेकिन जैसे मैंने, आप पेशेंट हो, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसका कारण है कि हाथ सीधा रहे। अगर आप भी अपना मर्म कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ फिर टेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे, हाँ, मैं बता देता हूँ उसका तरीका। पहले आपने ये दबा लिया, लेकिन इधर दबाने का जो कारण है, तरीका है, वो फिर ये जो कर्व है ना, ये उस पॉइंट पर लगा दीजिए जहां आपको ने पहले दबा लिया है। ठीक है। तो दूसरी तरफ ये अंगुली चली जाएगी। अच्छा, हाँ, इधर आपने एग्जैक्टली यहीं दबाया था। वही ऑटोमेटिक वहीं जाएगी, सब नपातुला है। फिर इससे ऐसे दबा लीजिए। ओके। ये कूरपर जो है वो 2 तरीके से काम करता है। ये पहला पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? पहला बिल्कुल जो आपकी एल्बो है ना, ये, हाँ जी, उसी के साथ है। ओके, उसी के साथ है, ठीक है। ये वाला। आप ये, मेरे तो अंगूठे को पता है, हम तो आंख भी बंद करेंगे तो वहीं जाएगा। ये दबा के पता लगा सकते हो किसी को कि डायबिटीज है या नहीं है? नहीं, ये नहीं ऐसे पता लगता। ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे मेरे को पहला पॉइंट मिल गया और मैंने यहाँ से कर्व लिया, और ये जो दूसरा है वो यहाँ पे, वो दूसरा यहाँ पर है। बस ये ध्यान रखना कि हाथ सीधा रहे। ठीक है, हाथ को आप ज्यादा कर, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग कूरपर बोलते हैं, और ये 2 तरीके से काम करता है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, चयापचय क्रिया उसको बोला जाता है। ये सबसे बढ़िया काम करता है डायबिटीज में और मोटापे को कम करने में। अच्छा। या शरीर, देखिए मनुष्य का क्या है कि हर मनुष्य का साइज के अकॉर्डिंग, जो उनकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट होता है। तो इससे फैट लॉस भी हो सकता है? फैट लॉस भी हो सकता है। ये 2 मर्म दबाने से जी। आपका वेट लॉस, फैट लॉस भी हो सकता है? वो होता है। ओके जी, तो क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारा वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग तो ये उसे बढ़ा देता है। और अच्छा। अगर ज्यादा है तो उसे कम करता है। ओके। और उसके बाद ये डायबिटीज में काम करता है। हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स पर काम किए हैं डायबिटिक लोगों के, क्योंकि यहाँ तो प्रोजेक्ट भी मिलते हैं भारत में आजकल। हाँ। आयुष मिनिस्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं डायबिटीज पर। तो उसमें मर्म चिकित्सा का एक बहुत अच्छा भूमिका मर्म चिकित्सा निभाता है। और जो वेट लॉस वाली बात है तो उसके लिए भी इस मर्म को ही दबाया जाता है। लेकिन इसका पूरा एक पैकेज है। पहले हम लोग ये जो हमारा अंगूठा और अंगुली के बीच यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और यहाँ से जहाँ एक दूसरे को मिलती है वहाँ एक है, ये हमारा छिप्र है। ये पहला मर्म ये है पहला मर्म फैट लॉस के लिए? नहीं, पूरा जब हम लोग पूरा अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, ऊपर की अपर एक्सट्रीमिटी के मर्म है, कुछ लोअर एक्सट्रीमिटी के हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, फिर तल हृदय दबा दीजिए। किस चीज के लिए है? ये पूरा स्पाज्म जो साथ का है, कड़ापन है, वो सब। देखिए क्या है, हम लोगों के जो गुरु थे ना, गुरु शिष्य परंपरा वो आज नहीं रही।
आज तो टीचर अगर डांट दे, मारने की तो आप भूल जाइए, अगर अच्छे से डांट दे तो बच्चा पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स फिर बच्चे की साइड ही लेते हैं। वो साइड लेते हैं, जबकि वो गलत था। मुझे याद है मेरे गुरु दुबे जी थे 9th में, वो कुर्सी हमारे हाथ फैलाते थे, जमीन पर रख लेते थे और कुर्सी के पिछले पाए रख लेते थे हाथों पर, वो बैठ जाते थे। तो मैं आज भी उस चीज मैं किस रूप में लेता हूँ कि वो मेरे उस समय तक हृदय दबा रहे थे। भाई हम भी अपने विद्यार्थी के दोनों हाथ ऊपर करके खड़े कर देते हैं, इस तरह से विद्यार्थी खड़े जाइए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। तो दोनों हाथ ऊपर कराना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन हाथों, जब व्यक्ति के दोनों हाथ ऊपर होते हैं, यहाँ दोनों हाथ ऊपर चले जाते हैं, तो उसके हाथों का रक्त संचार हृदय की तरफ आ जाता है और हृदय उस रक्त को दोबारा क्लीन करके हाथों में भेज देता है। और आज जब से हमारे गुरुओं ने हाथ ऊपर कराने बंद किए हैं, तो हमारे बच्चों को एक फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी होने लगी है। नहीं तो फ्रोजन शोल्डर जब हाथ ऊपर जाएगा तो कभी जीवन में आएगा ही नहीं। तो इस तरह से जो कुछ बीमारियां, जब मतलब ये यहाँ की हम लोग छिप्र की चर्चा कर रहे थे, तो छिप्र से शुरू करेंगे तो ये अकड़न जकड़न खत्म हो जाएगी, तो उस तरह के रोग नहीं आएंगे, फ्रोजन नहीं आएगा। फ्रोजन का मतलब है कंधों की मांसपेशियों का फ्रीज हो जाना, और उसको आधुनिक, ये पहले बीमारी नहीं थी। हाँ, कई बार रहता है कि हाथ इधर से ऊपर नहीं जाता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ये छिप्र दबाइए। ओके, जो ये छिप्र है यहाँ, ये जब आप दबाएंगे छिप्र, तो छिप्र से ये स्पाज्म खत्म हो जाएगा और वो हाथ ऊपर जाने लगेगा। ओके, मैंने बहुत बार देखा है। फिर तल हृदय दबाएंगे। अच्छा। फिर इंद्रबस्ती दबाएंगे। अच्छा। फिर आनी उर्वी दबाएंगे। ओके, इससे तो फैट लॉस भी होगा। हाँ, ये सॉरी कुरपड़ दबाएंगे, फिर आनी दबाएंगे और उर्वी दबाएंगे। ओके, और फिर ये एल्बो को 90 डिग्री पर रखेंगे, अपनी कोहनी को चारों उंगली मिलाकर, यहाँ जो ये कॉलर बोन है, यहाँ बड़ी अंगुली से दबाएंगे तो ये अंश मर्म है। ओके, ऐसे ही इधर कर लेंगे तो ये अपर एक्सट्रीमिटी के जो दबाने वाले कंप्लीट मर्म है वो मैंने पूरे बता दिए। ओके, तो इससे आप ये मानिए कि मतलब जो इस डायबिटीज है, फैट कम करने वाला है और यूरिनरी सिस्टम का है। हम लोगों ने एक बार ऐसे ही हम लोग तो मजाक कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमें कहा कि मुझे बर्निंग मिक्चुरेशन है। मतलब बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब यूरिन में जलन जैसा है। ओके, तो हमने पूछा कि पानी कितना पीते हो, तो पता था, उसने बताया कि थोड़ा कम पीते हैं। लेकिन मेरे साथ जो थे मेरे मित्र, मैंने उनको कहा कि चलिए इनका तल हृदय दबाते हैं और इनका पूरा जो अपर एक्सट्रीमिटी के मर्म है वो दबा लेते हैं। और उसको ये कहा कि इंद्रबस्ती जो है ना, इंद्रबस्ती जो है, जो जल का नियंत्रण करता है। भाई इस ब्रह्मांड में इंद्र ही तो बरसात करते हैं और शरीर में इंद्रबस्ती मर्म जल को नियंत्रित करता है। तो इस मर्म के ही कुछ दिन दबाने से उनका बर्निंग मिक्चुरेशन जो था उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई। तो वो जो यूटीआई वाली समस्या थी वो चली गई और वो अब सबको बताते हैं। यूटीआई के लिए कौन सा आपने मर्म बताया? 4 अंगुल पर। प्रोस्टेट वाला ही? प्रोस्टेट वाला। देखिए यूरिन की, जल की, शरीर में यूरिन से संबंधित सभी बीमारियों के लिए, हमारे छोटे बच्चे जो मैंने बताया था कि वो सोते सोते कई बार यूरिन कर देते हैं, तो उस समस्या में हम लोग 2 काम करते हैं। अच्छी किस्म का तिल को तो बच्चा तो खाएगा नहीं, तो तिल के लड्डू वो खाता है, तो उसके तिल के लड्डू बना दीजिए और उसको फिर इंद्रबस्ती दबा लीजिए, तो निश्चित रूप से छोटा बच्चा जो करता है यूरिन पैड पर, वो कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। अच्छा। तो ऐसी समस्याएं का निदान मर्म में बहुत अच्छा मिलता है। ओके। और मर्म और एक्यूप्रेशर में कोई डिफरेंस है क्या? जी, देखिए मैंने कहा कि ये दुनिया की, विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जब कुछ नहीं था, कोई चिकित्सा नहीं थी, तब मर्म था। जी। और ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ये गर्भकाल से ही हमारे शरीर में जनरेट होने लगती है। देखिए हम लोग क्या है कि जैसे आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठेंगे और चाबी लगाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, तो वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर गियर लगाएंगे, लेकर चल देंगे। समझ में आता है कि एक सिस्टम है, एक स्टार्ट होने वाला सिस्टम है, एक स्टीयरिंग से आपके टायरों का सिस्टम है, और जब आपको गर्मी लगेगी तो एसी ऑन का सिस्टम है ना जी। लेकिन वही चाबी जब आप अपनी टेबल में लगाएंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सिस्टम नहीं है जी। हमारे शरीर में ये सिस्टम
गर्भकाल से आया है। हमारे इस पृथ्वी पे आने से पहले ये सिस्टम हमारे शरीर में भगवान ने बना दिया था। तो ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। और जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, सुजोक, मेरिडियन थेरेपी, सीड थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी जो भी है वो अच्छी चिकित्साएं हैं, लेकिन वो मनुष्य के बनाया हुआ सिस्टम है। अच्छा। तो मनुष्य के और भगवान के बनाए हुए सिस्टम में तो थोड़ा अंतर है। मैं अपना बताऊं, मेरे गुरु, मैं उनको आज नमन करना चाहूँगा, इस पृथ्वी पर नहीं है। डॉक्टर हमारे पंजाब सरकार में होते थे, चंडीगढ़ उनका आवास है, डॉक्टर अतर सिंह जी। 2000 में मैं उनके पास गया, आज से 25 वर्ष पहले। अच्छा। तो उस समय हमने योग में MSc कर रहे थे, तो मैंने उनको प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं एक्यूप्रेशर सीखना चाहता हूँ, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ 1 महीना रखा और एक्यूप्रेशर सिखाया और हमने बड़े मन से सीखा। और फिर हम लोग उसी के बाद पेशेंट लेना, चाहे सर्वाइकल का पेशेंट हो या दूसरे, सब करते थे। लेकिन मैंने देखा है कि वो चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है एक्यूप्रेशर, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक अंग रहा है। लेकिन वहाँ हमें सिटिंग देनी होती थी, और वो सिटिंग होती थी 30 मिनट की, 60 मिनट की, 45 मिनट की। लेकिन यहाँ क्विकली सिटिंग होती है, यहाँ 5 सेकंड की सिटिंग होती है, यहाँ 1 मिनट की सिटिंग होती है। और खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं। एक्यूप्रेशर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी के घर जाकर उसको पूरा सिखा कर आया हूँ और उसने उससे पूरा लाभ ले लिया है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ हम लोग उसको बता देते हैं, तुम अपने घर जाओ, करते रहो, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ हमने ये पूरे विश्वविद्यालयों में इसको सिलेबस के रूप में डलवाया, तो अब उनको पढ़ाते हैं। तो ये विधा एक ऐसी है कि जो गर्भकाल से आई, जो प्राचीनतम है, जो एक सिस्टम मनुष्य के शरीर जब पृथ्वी पर नहीं आया था तब से उसमें है, और इसलिए इसको हम लोग अलग अलग तरीकों से जान सकते हैं। और ये कौन सी एज से कौन सी एज तक के लोगों के लिए सुरक्षित है? क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े लोग भी कर सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल सही। प्रेगनेंसी को छोड़कर अच्छा, हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को हम लोग मर्म चिकित्सा देने से बचते हैं, और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। जो मर्म के विशेष जानकार हैं, जिन्होंने इसको दोबारा या जन सामान्य तक पहुंचाया, वो इस कार्य में दिन रात लगे हैं कि उस अवस्था में अगर लाभ लेना हो तो वो किस प्रकार लिया जा सकता है। लेकिन चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, अब मैंने देखा है, छोटा बच्चा है और उसको बार बार पेशाब करता है, तो उसकी माँ क्लिनिक लेकर जाती है, तो उसके हाथ ना, वो कभी कभी तो हमारी 2 ही उंगली के बराबर उसकी 4 उंगली होती है, तो फिर वहाँ 2 उंगली नापी जाती है। लेकिन उसको लाभ होता है, उसकी माँ को समझाया जाता है कि ये देखिए इनकी यहाँ 4 इंद्र बस्ती को आप जान लीजिए। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं कि आपने उनकी माँ को समझा दिया कि आप 2 उंगलियां नाप के यहाँ पे उनका ये इंद्रप्रस्थी है, इनको दबाइएगा, बट आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर गलत पॉइंट दब जाए। तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर बच्चे की माँ ने गलत पॉइंट दबा दिया उसका? देखिए, हम लोग जब अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, माँ को तो हम केवल एक पॉइंट बताएंगे, इंद्रबस्ती बता दिया, वो उसको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो इंद्रबस्ती बता दिया, और वो इंद्रबस्ती दबाएं। अब ऐसा होता है कि उसका लाभ नहीं होता कभी कभी। अच्छा। ऐसा जनरल देखा जाता है, क्योंकि उसकी माँ जो है कभी कभी तो उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, तो ये टेढ़ा है तो वो सही से पॉइंट नहीं दबा। तो जो तरीका बताया गया है, कोशिश करें कि हाथ सीधा रहे और बिल्कुल सेंटर में इंद्रबस्ती दबाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अपने बच्चों को हम जब पूरा थेरेपी सिखाते हैं तो कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे इंद्रबस्ती गलत दबा दिया, वो यहाँ से दबा दिया या दूसरा तरीका दबा दिया, और 1% यहाँ स्वेलिंग आ गई, तो 1 मर्म आगे का और 1 मर्म पीछे का आप दबा लीजिए, वो साइड इफेक्ट चला जाए। अच्छा, अच्छा, तो ये उतना ही सरल है। तो साइड इफेक्ट खत्म करने रिमूव करने का भी एक इलाज है। अच्छा, मर्म में कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस है जो बाकी चीजों से ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ मर्म से ही ठीक हो सकती है? बाकी से देर में ठीक हो जाएगी, मर्म से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं ये कहूंगा। देखिए, बाकी को हम गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ, बाकी से अभी क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का, मैं उदाहरण दूंगा, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं उठता, बाकी चिकित्सा पद्धति ना, जैसे उसको बाल निकालने हैं तो उसको लंबी डंडी का कंघा दे देंगे। हम लोग नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका हाथ ही ऊपर तक जाए। अच्छा,
तो वहाँ क्या है कि जैसे सेरेब्रल पल्सी है, सीपी, सेरेब्रल पल्सी में क्या होता है कि जब जन्म हो रहा होता है किसी बच्चे का, तो उस समय मस्तिष्क के किसी हिस्से पर प्रभाव आने की वजह से वो विकास नहीं होता। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, वो बच्चे बोलते ही नहीं, चलते ही नहीं, वो इस तरह के आते हैं, लार बह रही है, तो उस तरह के बच्चों को सेरेब्रल पल्सी का। और ऐसे में माँ बाप के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत लंबे समय तक 40-40, 20-20 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, तब तक माँ बाप बूढ़े हो गए होते हैं। मैं कहीं गया था एक इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ एक माँ ने हमें कहा कि ये बच्चा, मेरा तो बच्चा है और उसकी उम्र थी 24 साल, और 24 साल का ऐसा बच्चा लगता है 30 साल का, 35 साल का, लेकिन उस बच्चे को उसकी माँ आज भी गोद उठाती थी। उस माँ के लिए बड़ा कष्ट था। तो अगर ऐसे बच्चों को सही एज से चिकित्सा दी जाए तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। सेरेब्रल पल्सी बिल्कुल ठीक हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से। हम लोगों ने हजारों पेशेंटों को ठीक होते देखा है। हमारे जो सिविल लगते हैं डॉक्टर साहब के सानिध्य में, उनमें बहुत लोग ठीक होते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोस्ट पोलियो पोलियो के बाद, अब तो नहीं है, लेकिन पोलियो के बाद की जो समस्याएं हैं वो आराम से ठीक होती हैं। ओके। और ये कितना टाइम लग जाता है ये ठीक होने में? देखिए, वो तो 6 महीने, 1 साल? नहीं, वो तो पेशेंट को देखकर बताया जा सकता है। किसी को कम अवस्था में रोग है, किसी को ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, कम वाले को थोड़ा सा जल्दी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे रोगों में मर्म चिकित्सा एक बहुत कारगर चिकित्सा पद्धति सिद्ध हुई है, और हम लोगों ने हजारों पेशेंट्स को ठीक होते देखा है। एक व्यक्ति का केस मुझे याद आता है, वो केस हिस्ट्री में हम लोगों ने लिखा भी था। वो व्यक्ति, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो ऊपर पकड़ने वाला एक होता है, तो होल्ड स्टैंड या कुछ इस तरह बोलते हैं, तो वो पकड़ के जा रहे थे, तो सामने गाड़ी किसी चीज से टकरा गई, तो वो शरीर तो वो लगा, लेकिन यहाँ झटका आ गया। और वो 2 साल बाद हम लोगों को मिले। उन्होंने कहा मैं 2 साल से लगातार हायर इंस्टीट्यूशंस में भटक रहा हूँ, लेकिन तो यहाँ क्या है, मर्म में दर्द जब होता है तो तुरंत पता चलता है। मान लीजिए आपके शरीर में कंधे में दर्द है और हमने मर्म दबाया, तो आप बताएंगे दर्द है कि नहीं है, बताएंगे ना। तो मर्म दबाने के बाद जब हम लोगों ने उनके मर्म दबाया तो उन्होंने कहा दर्द तो चला गया। तो उस व्यक्ति का मुझे इसलिए हमेशा याद रहता है, तो वो जब भी मुझे मिलते थे तो पूछते थे, और जी दर्द छुमंतर। तो उन्होंने हमारा नाम ही दर्द छुमंतर रख लिया। छुमंतर का मतलब जल्दी निकल जाना। तो हम लोग समझते हैं कि, या जान गए हैं कि ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि इससे दर्द जो है वो तो तुरंत निकल जाता है। जब हम दर्द की बात करते हैं ना, तो आजकल तो क्या हमेशा से ही सबसे ज़्यादा कॉमन है जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन। जैसे 40-50 की एज के बाद घुटने का दर्द, हाथ में जॉइंट पेन, हाँ। ये इतना कॉमन है। इसका कोई इलाज है मर्म चिकित्सा में? हम पिछले 20 साल से अपनी माँ की मर्म चिकित्सा कर रहे हैं। अच्छा। 20 से भी ज्यादा हो गए होंगे। अच्छा। और जब हम नित्य प्रति यही काम करते हैं, तो ये हमारी बेटी भी सीख गई है, बेटा भी सीख गया है, हमारी पत्नी भी सीख गई है। तो ये लोग सारे लोग परिवार की चीजें सीख गए हैं। और जब हमारा तो परिवार भी मर्ममय हो गया है, तो हम नहीं होते तो बेटी दबा देती है, बेटी नहीं होती तो बेटा दबा देता है। सबको अपना सिखाया है, तो सब धीरे धीरे सीख गए हैं। और ये लोग जब बाहर पढ़ने गए, बेटा बाहर जब पढ़ने गया, तो उसने अपने हॉस्टल वार्डन की चिकित्सा की, कमर दर्द की, घुटने दर्द की। तो हम लोग अपने उन पूर्वजों की, मेरी दादी लगभग 100 साल की है, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मुझे बुलाकर कहती है कि वो पैर दर्द का पॉइंट दबाओ, क्योंकि उनको आराम मिलता है, जो उनके स्ट्रेस है मसल्स की वो निकल जाता है। तो हम लोगों के शरीर में अगर मतलब हम लोगों के दिनचर्या में अगर सबसे ज्यादा सेवा भाव का कोई सिस्टम है तो वो मर्म चिकित्सा है। कौन सा है जॉइंट पेन के लिए मर्म? हमारे घुटने, टखने के पास एक होता है। देखिए, मैंने आपसे अपर एक्सट्रीमिटी की बात की, लोअर एक्सट्रीमिटी की भी नहीं की। तो हमारी एडी के पास एक गुल्फ मर्म है। आप बता सकते? अंगूठा जो हमारा है, अंगूठे और अंगुली के को जब अलग करेंगे, उनके बीच में एक पॉइंट है ये। और ये जो टखना है यहाँ एडी के ऊपर वाला, उसके साथ हम लोग इंडेक्स फिंगर लगाते हैं। देखिए, हाँ, ये वाला। आप रुकिए,
ये वाला, और इसको मैंने पकड़ लिया है। नहीं नहीं, हाँ कुछ नहीं। अब हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। ये थोड़ा तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ होती है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। ये तो आवाज आ रही थी मुझे। हाँ आवाज आती है, हमें भी आती है। अच्छा। हाँ, लेकिन जिसका ये मिल जाता है ना, इसका मतलब प्रॉब्लम में स्वेलिंग की नहीं है। अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो तो नहीं मिलता, तो जिन लोगों का मिल जाता है वो भाग्यशाली होते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर हाँ मतलब मिल जाता है। अब तो आपको मिल जाएगा, अब तो उतनी तकलीफ भी नहीं होगी। अच्छा, ये देखिए, इसको आप सीख लीजिए। अच्छा। आप सीखिए तो सीख गया, पर वो ऑलरेडी नहीं, अंगूठा नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस यही यही है। अब आप इसको सीख लीजिए। थोड़ा कर्व है अंदर, हाँ, उसकी वजह से आवाज आती है। आज अगर आप इसको सही से सीख गए और अपनी माता जी को शाम को आप दबाते हैं, तो उनको पूछिएगा कि इससे आपको लाभ क्या हुआ। कुछ दिन में ही घुटने का जो कसाव, तनाव, दबाव या दर्द है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग मर्म को जान लेते हैं तो ये सेवा का सबसे बड़ा काम करता है। तो ये जो आपने बताया, ये फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही लेफ्ट या राइट कोई भी पैर का दबा सकते हैं, या फीमेल्स में लेफ्ट में ही? हाँ, फीमेल में जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनमें हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। पैर में भी, हाथ में भी। अच्छा। और जो मेल कैंडिडेट है उनमें हाथ में भी और पैर में भी राइट साइड से शुरू करेंगे। अच्छा। और फिर लेफ्ट में, राइट में भी दबाना है? हाँ, दोनों में दबाना है। मान लीजिए हमारे दाएं पैर में तकलीफ है जी, सॉरी बाएं में तकलीफ है और हम तो मेल हैं, तो हमारे पहले राइट में दबाएंगे। तो जब हम कभी कभी ना, कोई पेशेंट कहता है कि मेरे बाएं पैर में तकलीफ बाएं है, मतलब राइट लेफ्ट होता है ना? हाँ, तो उसको तकलीफ तो लेफ्ट में है, तो लेकिन वो मेल है, हम राइट से शुरू करेंगे, तो वो कभी कभी कहता है कि नहीं इस पैर में नहीं, अच्छा दूसरे में है। तो हम ये समझाते हैं उसको कि हम दोनों दबाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं कि एक पैर करना चाहिए। ओके। तो आप दोनों पैर कीजिए, और मेल है तो पहले राइट से कर लीजिए, फिर लेफ्ट कर लीजिए। फीमेल है पहले लेफ्ट कर लीजिए, फिर राइट कर लीजिए, लेकिन कंप्लीट दोनों को करना है। अच्छा, आपने अभी बताया कि एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा तो कैसा डिफरेंट है? वो मैन मेड है, ये हमारी नेचुरल नेचर मेड है। नेचर मेड। एक है योग जी। योग और मर्म में क्या अंतर है? हाँ, देखिए योग को ज्यादातर लोग ना आसन ही समझते हैं। तो आसन केवल योग नहीं है, वो योग का एक हिस्सा है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका जो सवाल है शायद वो ये है कि आसन और मर्म में क्या अंतर है। हमने तो योग यही सीखा है कि सूर्य नमस्कार। हाँ वही, सूर्य नमस्कार और मर्म में क्या समानता है या अंतर है। जब हम लोग ना वज्रासन करते हैं, एक आसन से मैं शुरू करूंगा। जब हम लोग वज्रासन करते हैं तो अपने पैर को फोल्ड करके बैठते हैं जी। और अगर हम लोग फोल्ड करके बैठ जाते हैं तो एड़ी खुली होती है, हाँ। पंजा बंद होता है। अगर हम उस समय एड़ी को मिला लें तो ये जो हमारे एड़ी हैं दोनों, जैसे मेरे अंगूठे हैं ये मान लो एड़ी है, और एड़ी पर बैठ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ बैठेंगे तो हिप्स के साथ बैठेंगे, हिप्स ना यहाँ छू जाएंगे एड़ी के ऊपर। तो एड़ी हिप्स के जिस हिस्से को लगेगी वो कटिक तरुण मर्म है। ओके। कटिक तरुण का मतलब है कमर को जवान रखना। अच्छा। और कमर जवान रहेगी तो हम जवान रहेंगे। तो एंटी एजिंग का काम भी कर रहा है। एंटी एजिंग का काम करेगा। तो मैं जो जो वज्रासन है वो शरीर जब उसको हम थोड़ा सा परिवर्तन लाकर बैठेंगे तो वो हमारे कटिक तरुण को अर्थात कमर को जवान रखेगा। जवान रहेगी किस प्रकार? दर्द नहीं होगा, मुड़ेगी नहीं। जब कमर सीधी रहेगी तो आलस्य नहीं आएगा। जो लोग 60 साल के जवान हैं जी, इसका मतलब उनकी कमर सीधी है, और जो लोग 15 साल के बूढ़े हैं इसका मतलब उनकी कमर मुड़ी है। कमर ही निर्धारित करती है कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं कि जवान हो गए। मतलब आलस्य जो शरीर से जाएगा वो कमर के सीधेपन से जाएगा। कमर मुड़ेगी तो आलस्य आएगा। कमर सीधी, आपने देखा होगा
जब हम और आप छोटे बच्चे थे, विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूल में नर्सरी, प्री नर्सरी, तो हमारी टीचर कहती थी बेटा सीधे बैठो। हाँ। तो दिन भर सीधे होने पर ही डांट पड़ती थी जी। तो उन लोगों को पता था कि इनका सीधा बिठाना कितना महत्वपूर्ण है। तो मर्म आसन के साथ उसका एक बहुत गहरा संबंध है, मर्म प्राणायाम के साथ गहरा संबंध है, हमारे जो चक्र हैं उनके साथ हमारी बहुत सारी मर्मों का एक बहुत गहरा संबंध है। तो मर्म और योग वो एक दूसरे के पहलू कहे जा सकते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि आसन जब हम करते हैं, आसन का जब हम अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास जब हम लोग करते हैं, तो उस समय हमारी बहुत सारी मर्म जागृत होती है, मर्म प्रभावित होती है। इससे मुझे याद आया, हमारा आपसे पहले एक पॉडकास्ट हुआ था आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ, जिन्होंने हमें योगा का एक तरीका बताया था थायराइड ठीक करने के लिए। अच्छा। जिसमें हम हमिंग भी साउंड निकालते हैं करके, वो हमारा थायराइड के लिए था। तो मर्म में थायराइड का क्या है, मतलब थायराइड कैसे ठीक हो सकता है मर्म से? मर्म और योग दोनों को हम ले लेते हैं। प्रतिष्ठा जी वाला जो विषय आपने रखा उसको निश्चित रूप से कीजिए, और उसके साथ ये देखिए हमारे यहाँ ना, जब यहाँ 2 बोन है, ये जी चोंच जैसा है, जैसे पक्षी की चोंच। हाँ। ये कॉलर बोन? नहीं, यहाँ ये कॉलर बोन, हाँ ये वाला, ये दिख रहा है आपको? जी जी जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। हाँ जी। और इधर भी ऐसा ही है? हाँ, मेरा भी यही है ना। आपकी थोड़ी दूर है, पास आइए। मेरा थोड़ा मोटापा हो गया। नहीं अच्छा, ये वाली है ये? अच्छा, ओके। ऐसे हाँ ये वाला है, पास वाला ये। तो इसके ऊपर जब यहाँ रखेंगे ना अंगुली, इंडेक्स, उसको दबाइए, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये थायराइड से संबंधित है, तो इसमें हम लोग विधुर भी कर लें। ओके। क्योंकि विधुर के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो विधुर है वो ENT है, नाक कान गला। तो गले की बात आई तो हम विधुर को कर लेते हैं। तो पहले हम विधुर को कर लें 5 से 10 बार, और फिर हम इसको कर लें यहाँ। ओके, ठीक। तो ये थायराइड से संबंधित है। और इसको कितनी बार दबाना होगा? 5 से 10 बार। दिन में 3 बार? दिन में 3 बार या 2 बार। अच्छा, इसमें अंश मर्म, अंश को भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अंश भी इस पूरे एरिया का जो कड़ापन है, स्पाज्म है, उसको निकाल देता है। अच्छा। तो मैंने बहुत अंश वाला कौन सा था? अंश में हम लोग हाथ की अंगुलियां ना ये सीधा रखते हैं, मतलब अंगुलियों को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद उसको यहाँ रखते हैं, और ये ध्यान देते हैं कि ये एल्बो जो है ना, कंधे से हमारी कोहनी 90 डिग्री पर हो, बिल्कुल ठीक है। और फिर इस बड़ी अंगुली थोड़ा आप नीचे लाइए, नीचे लाइए, हाँ ये बिल्कुल ठीक। फिर बड़ी अंगुली के नीचे जो जगह है उसको दबाइए, हल्का सा दर्द होगा, ये अंश मर्म है। ओके। ये वाली अंश है। फिर उसको दूसरा हाथ बदल कर इधर कर लीजिए, ठीक। ये दोनों अंश हो गई। यही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। अंश और ये वाला अभ्यास और ये विधुर, इससे क्या होगा हमारा? थायराइड ठीक? थायराइड ठीक होगा। तो थायराइड के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं, और इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, और निश्चित रूप से थायराइड में लाभ मिलता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें जी, पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड पेन होते हैं जी, कोई मर्म है जिससे पीरियड क्रैम्प ठीक हो सके, दर्द कम हो, और ये वो समस्या समय आसानी से बीत जाए। देखिए, अगर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मर्म का नित्य प्रति अभ्यास। अगर हम लोग नित्य प्रति अभ्यास करेंगे तो हम उन समस्याओं से बचे रहेंगे। उसमें हम लोगों को बहुत छोटा सा तरीका है। हम सुबह उठें, नित्य दैनिक क्रियाओं से फ्री होकर हम लोग अधिपति दबा लें, अधिपति के बाद फिर ये विधुर दबा लें, फिर अपांग दबा लें, जितने चेहरे की मर्म है ये सब है ना, ये सब दबा लें, फिर अंश दबा लें, फिर अंश के बाद पूर्वी और आनी दबा लें, फिर ये कुरपर, फिर इंद्रवस्ती, छिप्र और तल हृदय। इसी प्रकार फिर दूसरे हाथ की दबा लें। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जो मेल है वो पहले राइट से शुरू करें, जो फीमेल है वो पहले लेफ्ट से शुरू करें। लेकिन मेल्स तो पीरियड क्रैम्प के लिए, अच्छा सॉरी, मैं चाहूँगा हाँ फीमेल में, बस फीमेल में क्या है कि ये नित्य प्रति हमें अपने जीवन में इसको उतार लें, तो फिर वो समस्याएं, और अगर फिर भी ऐसी समस्या से हमें गुजरना पड़ता है तो हम उस समय के बाद
एक नियम हमारा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये कंधे से और यहाँ तक का, कोहनी तक का एरिया है, ओके, वो हमारे इस एरिया को संबंधित होता है। फिर उससे नीचे का है वो यहाँ होता है। Okay. और फिर ये हाथ का जो ये एरिया है, ये हमारे पेड़ू के साथ आता है। वो पेड़ू हम इसको बोलते हैं नाभि से नीचे का भाग जो है। Okay. और यही हमारा क्षेत्र है जो उस समय विशेष में हम लोगों को तकलीफ देता है या राहत पहुंचाता है। तो हम लोग उस समय जो ये यहाँ का एरिया है, यहाँ का है, तो इस एरिया में हल्का सा तेल लगा लें और तेल लगाकर ऊपर की तरफ इस प्रकार मसाज कर लें। और ये छिप्र इत्यादि, इंद्रबस्ती, ये अपर एक्सट्रीमिटी के सभी मर्म का एक बार उनको दबा लें। तो इससे हम लोगों का उस समय की जो तकलीफ है वो उसमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा, तेल लगाने से। जी, तेल लगाकर इसमें यहाँ देखिए, आप भी चूड़ी नहीं पहन रहे हैं। आज हमारी बेटियां भी चूड़ी नहीं पहनती हैं, हमारी बहनें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। चूड़ी इसीलिए पहनाया गया था क्योंकि वो चूड़ी आगे पीछे जाकर ना इसकी मसाज करती रहती है। ये जो 4 अंगुल का एरिया है, ये उस समय या हमारी बेटियों से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। तो चूड़ी का सिस्टम ही यही था। ओके। कि वो इस एरिया को, और ये एरिया हमारी बेटियों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से लेडीज चूड़ियां पहनती थी पहले। इसीलिए चूड़ियां पहनती थी। जी। जब वो बहुत विशेष कारण रहे होंगे कि कान बिंदे जाते थे, नाक बिंदी जाती थी और सिंदूर लगाए जाते थे या बिछुए पहने जाते थे, वो बहुत रिसर्च वर्क के बाद वो चीज़ें आई होंगी कि वो ऐसे ही नहीं था। तो वो उसका पालन अगर कभी अवसर त्योहारों पर जैसा भी आपको मिले तो पहनना चाहिए। भले ही आप कांच की ना पहने तो एक सोने की पहन सकते हैं या चांदी की पहन सकते हैं। उतना भी नहीं कर सकते अपने कार्यों के, तो आप जब सुबह आपको समय मिले या योग अभ्यास के समय मिले तो आप अंगूठे से मैंने एक अच्छे चिकित्सक हुए हैं, उनके साथ इस अभ्यास को मैंने देखा है। अच्छा। वो जब उस तरह का पेशेंट आता था तो केवल इतनी जगह को ही वो ट्रीट करते थे और उससे लाभ होता था। और एक पेशेंट्स को जब वो चर्चा करके चले गए, एक बहुत उन्होंने अपनी इसी तरह की बीमारियों की चर्चा की, तो जब उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि देखो ये कल आकर कहेगी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैं कल का इंतजार करता रहा और जब कल वो आई और उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे आश्चर्यचकित लाभ हुआ है, तब मैं इस 4 अंगुल जगह के की महत्ता को जाना। तो जो बेटियां बहनें हमारी नारी शक्ति चूड़ियां नहीं पहनती तो उनको यहाँ तेल इसलिए ताकि यहाँ स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। स्किन की प्रॉब्लम से मुझे याद आया कि कुछ लोगों को स्किन के अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे सायरोसिस हो गया या फिर एक्ने हो गए या फिर कहीं दाग धब्बे हो रहे हैं, उसके लिए कुछ मर्म चिकित्सा है? देखिए इसमें क्या है, जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमारे शरीर में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो सफाई कर्मचारी उनको कहा जा सकता है, अर्थात हमारी दोनों किडनियां। अगर किडनियां सही से काम नहीं करेंगी, पसीना सही नहीं आएगा, तब इस तरह के रोग होते हैं। ओके। तो किडनी जो है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि किडनी को हम किस मर्म से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक। तो उसके लिए हमारा इंद्रबस्ती, अच्छा, और आर्णिउर्वी, ओके, इन दोनों को हम लोग दबाते हैं। तो ये दोनों त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा है। दूसरा, जब डीप ब्रीदिंग होगी तो ब्लड अपने आप प्योर हो जाएगा। तो फना को हम लोग दबाएंगे तो फना के बाद हम लोगों का श्वास निश्चित रूप से गहरा हो जाता है जी। तो ऐसे जो रोग हैं जिनका संबंध पूरे शरीर से है, तो वहाँ अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, उन तमाम मर्मों को आप प्रभावित कर लीजिए, दबा लीजिए, जो आपको आते हैं। अच्छा, तो आपने 107 में से कुछ 20-25 मर्म हमें बताए हैं जो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों का सॉल्यूशन है जी। आप किडनी से लेकर स्किन से लेकर माइग्रेन, थायराइड, डायबिटीज, सब कुछ का सॉल्यूशन आपने 20-25 मर्मों में बता दिया, कवर कर लिया जी। और कुछ ऐसे खान पीन के चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम मर्म की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मर्म जो है वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है। यहाँ पथ्य और अपथ्य को बहुत माना गया, मतलब फरेज, क्या खाएं क्या ना खाएं।
जब ये क्या खाएं और क्या ना खाएं हम लोग सीख जाएंगे तो भोजन हमारे लिए महाऔषधि हो जाएगा। और जब जिस व्यक्ति का भोजन औषधि होता है तो उसको बीमारियां आती हैं तो जल्दी चली जाती हैं, अन्यथा आती नहीं। कभी कभी हमें बताया जाता है, मतलब जब कभी कभी हम लोगों का इंडाइजेशन होता है तो हमें बताया जाता है कि आप भोजन के बाद गुड़ का प्रयोग कीजिए या भोजन के बाद सौंफ का प्रयोग कीजिए। सौंफ एक ऐसी खाद्य वस्तु है जो हमारे जो वात पित्त कफ है उनको सम करती है, जो स्थिति उनकी होती है, जो उनकी प्रतिशत मात्रा होती है, जो 20:40:80 प्रकार के रोग वो हमें देती है, तो उनकी समान अवस्था जो है वो सौंफ से होता है। तो आज सौंफ का प्रचलन हमारे जीवन से कम हो रहा है, रसम का कम हो रहा है। रसम मतलब? रसम साउथ इंडियन वाला रसम होता है, सांबर रसम। जी। और आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी कुछ भोजन है उनमें वो कुछ पहले हमें भोजन से पहले खिलाते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब जब पथ्य पथ्य की हम लोग बात कर ही रहे हैं, हम लोगों के यहाँ जब शादियां होती थी तो ये बुफे सिस्टम नहीं था। ये तो हम लोगों के सामने आया। जब मैं छोटा था तो जब मैं किसी शादी में जाता था तो सब लोगों को एक पंगत में बिठाया जाता था, सब बैठ गए हैं तो सबसे पहले लड्डू वाला आता था। अच्छा। ये किसी ने नियम बनाया था कि लड्डू वाले आप जाओ। पूरी वाला नहीं आता था ना, दाल चावल और कद्दू रायते वाला आता था। मीठा मीठा परोसा जाता था क्योंकि मीठा पहले मीठा खाने से हम लोगों के कफ जो है वो थोड़ा सही हो जाता है, स्थिति उसकी शरीर में सम हो जाती है और वो फिर जो हम खाएंगे उसे डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो मीठा हमें खाने से पहले जरूर, हाँ, निश्चित रूप से पहले खाना चाहिए। ये तो मैंने पहली बार ही सुन रही हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि मीठा पहले खाने से आपका शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है कि डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मीठा जो हम मीठा खा रहे हैं ना, वो मीठा मैं अपने उस समय की बात कर रहा हूँ जो आज से 30 साल पहले का है। 30 साल बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। उससे मीठा अगर हम लोग लें तो खजूर के रूप में लें, वो शहद के रूप में लें, वो सहतूत के रूप में ले, वो आम खरबूजा तरबूज के रूप में ले, लेकिन चीनी के रूप में ना ले। अच्छा। यही यहाँ क्या है कि देखिए, मान लीजिए शादी है, वो वहाँ शादी में तो रसगुल्ला लड्डू चीनी का बनेगा, लेकिन हम उसको पहले ले लें। लेकिन आइसक्रीम पहले नहीं ली जा सकती क्योंकि वो ठंडी है, वो हमारी जो 7 अग्नियां हैं उनको धीमा कर देगी। तो जब से आप मीठा बोल रहे हो मेरे दिमाग में आइसक्रीम ही चल रही थी। नहीं, अच्छा, आपने क्लियर कर दिया। तो पहले नहीं लेंगे। तो लड्डू उस समय होता था, जलेबी होती थी, रसगुल्ला भी आने लगा था, तो उसको हम लोग पहले लेते थे। फिर हम लोग कद्दू, पूरी, दाल चावल, रोटी, सब्जी जो भी होता था या मिक्स जो भी होता था वो खाते थे, और उसके साथ रायता भी दिया जाता था। लेकिन जब ये हो जाता था, वहाँ एक व्यक्ति बैठे रहते थे या जो जिनके फंक्शन होता था वो बाद में कहते थे भाई रायते वाला व्यक्ति जरा अब आ जाए। अब सबको जब खाना कंप्लीट हो जाता था सबको रायता परोसा जाता था ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। और वो जो बढ़ा हुआ कफ है, पहले जो बढ़ा था लड्डू या जलेबी खाकर, वो भी समअवस्था में आ जाए। तो हमारा जो खाना था वो एक औषधि था, उसका एक सिस्टम था। आज हम लोगों का सिस्टम ऐसा हो गया कि हम लोग सबसे पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, तो फिर कॉफी पी लेते हैं। तो वो थोड़ा सा पथ्य वाला सिस्टम, विरोध आहार आपने सुना होगा, जैसे सम मात्रा में शहद और सम मात्रा में घी, ये एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं होने देंगे। संयोग आहार और विरोध आहार, आप कितना भी आम खाइए, एक जामुन खा लीजिए, आप कितना भी आम खाइए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए, ये संयोग आहार है। जो चीज पहले खाई है और ज्यादा खा ली है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर विरोध आहार, तो वो दूध के साथ करेला नहीं, दूध के साथ प्याज नहीं, दूध के अंश के साथ प्याज नहीं, दही के साथ प्याज नहीं। आज हम टमाटर और प्याज दही में डालकर रायते में खा लेने लगे। तो वो चीजें विरोध आहार हैं। इसीलिए मनुष्य का जो जीवन काल है, जो 100 साल वाली बात थी, वो कम हुई है। मुझे याद आता है एक स्मरण, मेरी दादी ने मुझे कहा कि आज मेरा चाट का मन है, और मैं उनके लिए चाट लेकर आया, लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा दादी लो चाट। बोले अब नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि अब तो अंधेरा हो गया। तो मुझे ये लगता है कि वो 100 साल प्लस आज एकदम अच्छी हैं, तो उनके जीवन के कुछ नियम थे
आज हम लोग 12 बजे चाट खाने जाते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना सिस्टम को एक बदलना पड़ेगा, अपना भोजन को औषधि बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तब जाकर हम लोगों को मर्म का लाभ निश्चित रूप से एक बड़े रूप में मिलेगा। मिलता तो है, लेकिन अगर ये सहयोग हो जाएगा, आहार विरोध आहार नहीं होगा, तो हम लोग और अच्छे रहेंगे अगर संयोग आहार हो जाएगा। मैंने एक बार अभी तिरुपति टेम्पल गई थी। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ रश था, तो मैंने एक इंसान को देखा कि वो खड़े खड़े ऐसे गिर गया। उसे मिर्गी के दौरे पड़े या सीजर्स हुए या फेंट हो गया वो, और 5 मिनट तक वो ऐसी हालत में था कि उसे खुद भी नहीं पता था। सबने आया, पानी वानी डाला, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ऐसी चीज़ है जो हम फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे? कोई ऐसे पॉइंट्स दबा के? इसको हम लोग सामान्यतः मिर्गी कहते हैं। आपने हमारा जो सामान्यतः जीवन है उसमें देखा होगा कि हम लोग मिर्गी के दौरे के समय जूती सूंघाते थे। एक पहले प्रचलन में था। देखिए, जूती सूंघने से बेहोशी में ना तो पता चलता कि जूती है, ना उसका कुछ इफेक्ट होता, ना वो मेडिसिन है, ना वो टोटका है। लेकिन जूती जब यहाँ सूंघाई जाती है तो ये एक मर्म है, जो मैंने आपको बताया था। जब बोलने हमारा स्पाज्म, जो यहाँ का स्पाज्म है, मुंह का स्पाज्म, तुतलापन भी हटाया जा सकता है। तो ये जो बिंदु है, ये इसको दबाने से वो बेहोशी दूर हो जाती है। अच्छा। फिर हम हाथ के को ये घर्षित करते हैं, ठीक, फिर दूसरे हाथ को करते हैं और दोनों पैरों की भी मालिश करते हैं। तो उसमें ये जाना जा सकता है कि वो निश्चित रूप से वहाँ जब मालिश करते हैं तो वो, अगर मालिश का आप ना करना चाहें तो तल हृदय मर्म दबा लीजिए। तल हृदय के बाद आप ये संग्राटक दोनों, इन दोनों से क्या फायदा होता है कि व्यक्ति को होश आ जाता है। एक जमाना था जब जूती सूंघाने का भी इसमें हम लोग विषय लाते थे, और जूती सूंघाने के पीछे यही होता था कि वो संग्राटक जैसे कुछ मर्म प्रभावित होते थे और उससे बेहोशी दूर हो जाती थी। और ये रोग दोबारा ना हो, ये हमारे जीवन से चला जाए, यहाँ गाय माता काम करती है। हम लोग एक घी बनाते हैं जिसको बोलते हैं पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत जो है वो ऐसे रोगों में खिलाया जाता है। उसके खाने से, और सामान्य जो घी है गाय का, वो नाक में डाला जाए, और उसकी एक एक बूंद हम लोग डालते भी हैं। रात को जब हम लोग सोते हैं तो ड्रॉपर से एक एक बूंद नाक में डाल देते हैं। वो साइनोसाइटिस के लिए भी अच्छा है, खराटों में भी अच्छा है, और मिर्गी के लिए तो बहुत बेहद अच्छा है। अच्छा। तो जब पंचगव्य घृत की हम लोग बात करते हैं तो वो मिर्गी में अगर हम उसका पालन करते हैं तो वो दोबारा नहीं आता। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक संग्राटक और दूसरा तल हृदय बताया है, इनसे बेहोशी दूर हो जाती है। अच्छा। और घी कभी खराब होता है? 1 साल बाद आप घी खा सकते हो निकला हुआ? पुराना जो घी है वो सबसे अच्छी दवाई है। अच्छा, वो अच्छा हो जाता है? और वो सबसे अच्छा हो जाता है, बस वो थोड़ा सा कड़वापन आने लगता है। इससे बचने के लिए हम उसमें कभी कभी लौंग डालते हैं। अच्छा। तो पुराना जितना पुराना होगा वो उतना महंगा होगा। मेरे कुछ मित्र हैं गुजरात में जो आज अपने घी को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो पुराने से पुराने घी को या उसको कोई विशेष जैसे केसर वाला घी वो तैयार करते हैं, और उसकी कीमत है 2 लाख रुपए पर केजी। अच्छा। और उनके पास बहुत ज़्यादा मांग रहती है, क्योंकि घी इस समय शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों के पास गौशाला में 20 गाय हैं, तो हम लोग जो 2 तरह का मक्खन खूब खाते हैं, और फिर जो घी है जिसको घृत बोला जाता है, जिसको मक्खन बॉयल करके हम लोग हैं, उसको जब हम लोग दाल सब्जी में या डालकर खाते हैं या उससे दूसरी चीज़ें बनाते हैं। मुझे याद है कि हमारी घर में जब उसकी पूरियाँ बनती हैं तो लगता है कि पूरियाँ पेट भर के खूब खा लीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। शुद्धता आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर शुद्ध चीज़ों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको चलो गांव की ओर, आप खेती करने जाइए, प्रोडक्ट खरीदने जाइए, या वहाँ रहने जाइए, गांव की ओर आना पड़ेगा।
तो आपकी जो 20 गाय हैं, इनका किसी को घी खाना हो तो आप भिजवा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा एक जो चलो गांव की ओर कार्यक्रम है वो अपने बहुत सारे शहर के लोगों को अपने आप से जोड़ने का कार्यक्रम, चाहे वो हमारे फल हो, चाहे हमारी सब्जियां हो, चाहे हमारी औषधियां हो, चाहे हमारी दूसरी चीजें हो या हमारा घी हो जी, वो हम सब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको भी ये वाला घी खाना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ट्राई करेंगे आप तक ये पहुंचाने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आप मेरे दिमाग में आ रहा है जी। आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स ना लो, दूध दही ना लो, दूध, दही, जी। घी मत लो जी। क्योंकि वो इंडाइजेशन करता है, ब्लोटिंग करता है जी। लेकिन आप कह रहे हो कि दूध दही लो, जी। तो किस की बात माने? कंफ्यूजन रहता है। देखिए, पहले का जो समय था ना, इस देश में जितने मनुष्य थे उतनी गायें थी। जब देश आज़ाद हुआ, अगर उस समय के आंकड़े उठाकर देखें तो गायें और मनुष्यों की संख्या समान थी। आज गायें बहुत कम है। और गायें कौन सी हैं? अगर इस चीज़ की चर्चा एक बड़े प्लेटफार्म पे कर दी जाए तो उतनी गायें जो भारतीय गायें हैं वो नहीं है। दूध जो 80% दूध है वो विदेशी गायों से आता है और जो 20% दूध है वो भारतीय गायों से आता है। शायद इसके पीछे वो लोग चर्चा करते होंगे। और फिर भी हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भैंस का दूध है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जो पिघलेगा शरीर में जाकर वो 40 डिग्री पर पिघलेगा, 41 पर पिघलेगा। गाय का जो है वो 36 पर पिघलेगा। तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा, आज दुनिया में बहुत सारे लोग लालची हो गए हैं। वो 1 किलो दूध से 4000 किलो दूध बना लेते हैं। मैंने देखा है कि यूरिया और वाइट पेंट और जो रिफाइंड है इनको मिलाकर दूध बना दिया जाता है। तो अगर अपनी गाय का है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ गाय है तो वहां से आ जाए। इसके अलावा दूध में रिस्क है, वो लोग निश्चित रूप से सही बोलते हैं। हमें गाय ने पाला हुआ है तो ये हम कहेंगे कि अगर गाय हमारे पास है, हमारा घर का सदस्य है और दूध शुद्ध है तो फिर बड़ी बड़ी बीमारी घर से जा सकती हैं। और अगर दूध बाहर से आता है उसका हम लोगों को पता नहीं है तो फिर वो बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। अच्छा, काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली आज आपसे, बहुत मज़ा आया। मुझे पता ही नहीं चला समय कैसे गुजर गया। आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये पॉडकास्ट। और घर पे बैठ के आप कुछ पॉइंट सीख के मर्म चिकित्सा से और उनका लाभ ले सकते हैं। कोई भी बीमारी अपने जीवन से हटा सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूछना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको जो भी बीमारी है उसका आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू आचार्य जी, बहुत मज़ा आया आपसे। हमसे जुड़े, आप भविष्यवाणी चैनल से जुड़े, हम सबको ज्ञान बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये गाय का तबला। नंदिनी जी, ये नंदिनी जी, हम गाय के नाम इंसानों जैसे क्यों रखें? अंदर आ सकते हैं? हाँ आप आ जाइए। तो आजकल के ज़माने में मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरिएगा नहीं। जब भी मैं गांव की बात करती हूँ ना मुझे ये दिखते हैं उपले। हाँ। तो आपने अभी हमारा मर्म यार। अब आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा इस वृक्ष के पास। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वृक्ष स्वर्ग से आया था। ये जो पेड़ है जहाँ सीता माता रहती थी, जो मृत्यु से हम लोगों को बचाती है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, बुखार में, इन्फेक्शन में, पेट की तकलीफों में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम लोग इसको कभी उखाड़ते नहीं है। हम लोग इसका प्रयोग घर में जब पेट खराब होता है तो इसकी चटनी बनाते हैं। और वो दवा उतना काम नहीं करती जितना ये सारी चीजें करती हैं।